जी फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप कितने ही एचपीएलसी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला बैकग्राउंड, चाहे वो राइटिंग फॉर्म में हो, गाइडलाइंस की फॉर्म में हो, अगर वो वीक है तो किसी एंड तक आपका जो एचपीएलसी का करियर है वो थोड़ा वीक रहता है। मीन्स अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगा कि अगर आप एचपीएलसी एक्सपर्ट या मशीनरी के कितने एक्सपर्ट क्यों ना है, लेकिन आपको फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन यूज़ होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट यूज़ होता है, उसके बारे में भी अवेयरनेस होना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल के अंदर। क्यों? आपको वजह ये है कि फार्मा के अंदर डेटा इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। आपको पता हो कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो मुझे इस काम को डॉक्यूमेंट वाइज कैसे सपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट वाइज कैसे सपोर्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में आज एक डॉक्यूमेंट हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं चेंज कंट्रोल। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है चेंज कंट्रोल। इससे आपकी जितनी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनको आप बड़ा सपोर्ट करते हैं। आप पहले तो ये समझ लें कि चेंज कंट्रोल है क्या। यानी सबसे पहली बात, जब आप कोई इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्रोसेस को, जो आपका प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, जो आपका मेथड है कोई टेस्टिंग का, या कोई आपका प्रोटोकॉल है, या कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई मशीनरी है, इवन के कोई भी ऑपरेशन में कोई चेंज जब आप लाते हैं तो उस चेंज को आप फिर कंट्रोल करते हैं थ्रू डॉक्यूमेंट। यानी आपने एक चेंज लाया कि हम आज यहाँ खड़े थे, अब कल से हम यहाँ खड़े हुआ करेंगे, कि ये पहले वाली एक्टिविटी ये थी, आज की दोबारा नेक्स्ट डे से हमारी एक्टिविटी ये होगी, लेकिन उस नेक्स्ट डे की जो एक्टिविटी पे आप जाएंगे उस एक्टिविटी को आप सपोर्ट करेंगे थ्रू चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट। ये होता है वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट। अब इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एरियाज जहाँ ये एप्लीकेबल होता है फार्मा में स्पेशली। एग्जाम्पल्स बेताशा है, मैं कुछ सिलेक्टेड रीजंस और कॉजेज से आपको समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली चेंज कंट्रोल किन किन केस में होता है। ये आपको असल चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, और कहाँ कहाँ होता है और कब करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता हो। क्लियर हो गया कि पैसा आपको पता चल गया चेंज कंट्रोल बेसिकली है क्या। यानी कोई आप प्रोसेस में किसी एक्टिविटी में जब चेंज लाते हैं तो उस चेंज को फिर थ्रू डॉक्यूमेंट आप कंट्रोल करते हैं। अब पहले यहाँ एक बात ये सुन ले, इसकी वजह क्या है थ्रू डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने के। क्योंकि जब आपने फॉर एग्जांपल आप कोई ग्रेनुलेशन का प्रोसेस था आपके पास, ठीक है, तो आप उस ग्रेनुलेशन के प्रोसेस में उस ग्रेन्यूल्स को ड्राई करते थे 2 आवर्स के लिए, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। लेकिन अब आपने सोचा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, आपने इस टाइम को शॉर्ट करके देखा और देखा कि इस शॉर्ट टाइम को कोई इफेक्ट भी नहीं आ रहा प्रोसेस पे। आपने कहा जो पहले वाला टाइम था 2 घंटे का था, अब नेक्स्ट हम 1.5 घंटा भी करते हैं लेकिन हमारी प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम टाइम क्यों ना बचा लें, है कि नहीं। तो इस तरह जो आपने टाइम चेंज किया प्रोसेस के अंदर, तो जो आपने चेंज किया 1 घंटा 2 घंटे से 1.5 घंटे पे ले आए, तो इस चेंज को आप कंट्रोल करेंगे थ्रू डॉक्यूमेंट चेंज कंट्रोल। वजह क्या है, वजह क्या है ये सुन लीजिए। क्योंकि कोई भी ऑडिटर आपसे ये सवाल कर सकता है कि जब उसको बैच हिस्ट्री निकालेगा, ऑडिट करेगा, तो उस पुराने अगर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कि हमने इस ग्रेन्यूल्स को हम ड्राई करते हैं 2 घंटे के लिए, लेकिन आज का वो डॉक्यूमेंट देख रहा है उसमें देखा लिखा है कि 1.5 घंटे के लिए, तो वो पूछ सकता है कि भाई ये आपने क्यों किया। तो आप कहेंगे कि पहले का जो प्रोसेस था हमारा तो वैलिडेटेड था, तो फिर वो कहेगा या तो फिर पहले वाला चीज़ सही नहीं थी, ठीक है, या तो अभी कर रहे ये सही नहीं है। लेकिन आपको जस्टिफिकेशन ऐसी देनी है कि पुरानी जो एक्टिविटीज थी उसको भी गलत साबित नहीं करना, सही है, उसको भी सही बताना है। रीजन ये देना है कि हमने टाइम शॉर्ट इसलिए किया, एक तो टाइम की वजह से, कंपनी टाइम का कॉस्ट इफेक्टिव वो रिड्यूस हो रहा था कॉस्ट इफेक्टिंग की वजह से, और दूसरा हमारा काम जल्दी हो जाता है वर्कलोड की वजह से। लेकिन जो पहले वाला प्रोसेस था वो भी ठीक था, और हमारे पास ये सपोर्टिंग डेटा है, वैलिडेशन का, स्टेबिलिटी का डेटा है, R&D का डेटा है, जिसपे हमने चेक करके देखा है, महीनों तक चेक करके देखा कि 1.5 घंटे वाले ग्रेन्यूल्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इस बेस पे हमने अपने प्रोटोकॉल को चेंज करते, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने प्रोसेस को चेंज किया, और हमने इसको इस चेंज कंट्रोल के डॉक्यूमेंट से जस्टिफाई किया। इसीलिए इंपॉर्टेंट है चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट कि अगर कोई आप चेंज लाते हैं तो वो चेंज यहाँ रिटर्न फॉर्म में लेके आएंगे। रिटर्न फॉर्म में चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है, जिससे जस्टिफिकेशन मिल रही होती है कि पहले वाला प्रोसेस जो हम कर रहे थे, आल्दो क्योंकि उस प्रोसेस की बेस पे भी आप प्रोडक्ट मार्केट पे लॉन्च कर रहे होते हैं, कमर्शलाइज कर रहे होते हैं। तो अगर आप रीजन जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो इसका मतलब पहले वाला काम खराब था, जो अब आप सही कर रहे हैं। तो जब खराब था पहले वाला काम, तो फिर उसको आप मार्केट कैसे कर रहे थे। तो ये बैकग्राउंड और रीजन आपको पता होना चाहिए कि चेंज कंट्रोल क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना क्यों जरूरी है, कि आपको ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफिकेशन मिल जाती है। क्लियर।
अच्छा, अब ये देखते हैं कि आप होपफुली आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि बेसिकली चेंज कंट्रोल है क्या। अब ये बताते हैं कि किन किन केसेस में आप चेंज कंट्रोल करते हैं, किन किन केसेस में। बहुत सारे केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस आपको गाइडलाइन पे मिल जाते हैं। आईएसएच की गाइडलाइन आपको डिटेल बताती है चेंज कंट्रोल के हवाले से, एफडीए की गाइडलाइन आपको बहुत डिटेल बताती है चेंज कंट्रोल के हवाले से। वहाँ पे नंबर ऑफ रीजन है, लेकिन हम ऑडिट वीडियो के लिहाज से कुछ सिलेक्टेड रीजन आपको बता रहा हूँ जो आपको अक्सर आप में इंटरव्यू में भी काम आते हैं कि लोग पूछ सकते हैं कि किन किन केस में हम चेंज कंट्रोल करते हैं और वजह क्या है। पहला चेंज कंट्रोल की रीजन होती है रिक्वालिफिकेशन। अब रिक्वालिफिकेशन कब आपको पेश आती है, कब आप उसको कंसिडर करते हैं, जब आपको मशीन चेंज करते हैं, समझ रहे। फॉर एग्जांपल आपको कोई, मैं क्यूसी की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आपको कोई ऐसी मशीन थी आपका मेथड टेस्टिंग का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे था, लेकिन आप वो उसका फार्माकोपियल में मेथड एचपीएलसी पे भी अवेलेबल है या आपके पास भी अवेलेबल था, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर बजटिंग का इशू था और आप एचपीएलसी परचेज नहीं कर पा रहे थे। आज आपने एचपीएलसी परचेज कर लिया और आप जा रहे थे एडवांस टेक्निक पे चले जाएं, आप स्पेक्ट्रो से एचपीएलसी पे आ गए उस मेथड को लेके, तो इस केस में आप जस्टिफिकेशन देंगे चेंज कंट्रोल की और उस चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट फिल करेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या वजह थी हम स्पेक्ट्रो से एचपीएलसी पे आए, वजह क्या थी कि पहले हमारा बजटिंग का इशू था, अब हम परचेज कर चुके। इस तरह आपको जस्टिफिकेशन देनी, तो इस केस में आप रिक्वालिफिकेशन करते हैं। या इसकी एग्जांपल और समझ ले कि आपको पहले का इंस्ट्रूमेंट एक यूज कर रहे हैं एचपीएलसी का, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, हर डे उस प्रॉब्लम कर रहा है, कैलिब्रेशन उसकी आउट जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही है, तो आप इंस्ट्रूमेंट की रिप्लेसमेंट पे आ गए। तो इस केस पे नहीं, आप एडवांस टेक्निक पे आ गए, तो उस केस पे भी आपका इंस्ट्रूमेंट क्वालिफिकेशन पे जाता है, तो उसको आप सपोर्ट करेंगे थ्रू चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट। चेंज कंट्रोल कोई भी एक्टिविटी उसके लिए फिल करना आपको बहुत जरूरी है। इन क्यूसी के अंदर ऊस का केस आता है, ऊट का केस आता है, आउट ऑफ 10 रिजल्ट आते हैं, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट आते हैं। ऑल्दो के आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा प्रोटोकॉल इसके साथ उसको फिल करते हैं, लेकिन उसके सपोर्टिंग में आप चेंज कंट्रोल भी लाजमी बनाएंगे कि वजह क्या थी, आप जस्टिफिकेशन लाजमी देते हैं। फिर एक चीज होती है रीवैलिडेशन। जब आप रीवैलिडेशन जब करते हैं तो उस केस में भी आपको चेंज कंट्रोल फिल करना पड़ता है। आपकी मशीनरी एचपीएलसी, फिर वही कहूंगा कि आपने कोई नया इंस्ट्रूमेंट ले लिया, मशीन चेंज कर दी, ठीक है, तो उसकी रीवैलिडेशन करेंगे उस मशीन की। आपका प्रोसेस रीवैलिडेशन पे चला गया। प्रोसेस वैलिडेशन आपको पता है, प्रोसेस की भी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की भी करते हैं, मशीनरी की भी आप करते हैं और क्लीनिंग वैलिडेशन भी आप करते हैं। इसी तरह आपकी कोई ग्रेनुलेशन की एनकैप्सुलेशन की मशीन थी प्रोडक्शन के अंदर, वो मैनुअल थी, अब कंपनी ने एक ऑटोमेटिक मशीन परचेज कर ली है, तो उस केस पे भी आप जब अपने प्रोसेस को मैनुअल से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट करते हैं, तो आप चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट फिल करेंगे और जस्टिफिकेशन देंगे कि पहले हमारी ओल्ड मशीन थी और अब हम न्यू मशीन में चले गए, क्योंकि वहां पे प्रोटोकॉल, आइटम कोड, मशीन कोड सब चेंज हो जाता है। तो इस केस में ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट फिल करना होता है। एक और चीज है चेंज इन टेस्टिंग। जब आप टेस्टिंग के अंदर कोई चेंज लाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि इस टेस्टिंग के अंदर जो पैरामीटर्स थे उनको आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं या रिड्यूस करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। आपने देख लिया कि हम इस प्रोडक्ट को ग्रेनुलर स्टेज पे भी टेस्टिंग करते थे, इंटरमीडिएट स्टेज पे भी टेस्टिंग करते थे, फिनिश स्टेज पे भी टेस्टिंग करते थे। तो आपने देखा हमारे पास 50 कलेक्टिव बैचेस का डेटा है, 100 पेजेस का डेटा है। हमने कहा ग्रेन्यूल्स पर अगर टेस्ट हम नहीं भी लगाते, डायरेक्ट हम बल्क स्टेज पे लगाते हैं, फिनिश स्टेज पे भी लगा रहे हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें इट मीन्स जब आप ग्रेन्यूल्स वाला स्टेप अपनी डॉक्यूमेंट से स्किप कर रहे हैं, टेस्टिंग का एक स्टेप हटा रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल है, तो इस केस में आपका डॉक्यूमेंट चेंज हुआ, आपका प्रोसेस टेस्टिंग का चेंज हुआ, रिड्यूस इन टेस्टिंग हुआ, तो इस केस में आपका डॉक्यूमेंट चेंज होगा और उस चेंज को आप सपोर्ट करेंगे थ्रू डॉक्यूमेंट चेंज कंट्रोल के डॉक्यूमेंट से आप डॉक्यूमेंट फिल करेंगे और रीजन देंगे कि क्या वजह थी हमने इस चीज को चेंज किया। एक और चीज होती है स्टेबिलिटी की टेस्टिंग। उस केस में भी आप चेंज कंट्रोल करते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, कोई प्रोडक्ट में आपकी सोर्स चेंज हो गई, डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया, आपने देखा कि ये इस चीज का इफेक्ट आ रहा था हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कोई सोर्स चेंज हो गई, तो डेफिनेटली उस केस में आपका सैंपल स्टेबिलिटी पे जाता है। जब स्टेबिलिटी करते हैं तो रीजन आप जस्टिफिकेशन देते हैं, तो उस रीजन की जस्टिफिकेशन आप चेंज कंट्रोल के डॉक्यूमेंट के अंदर भी देंगे और वजह बताएंगे कि हमारी ये वजह थी कि हम स्टेबिलिटी की इस चीज को दोबारा हमें स्टेबिलिटी करना पड़ेगी कि प्रॉब्लम हमारे से मार्केट से या कोई हमारे एंड से प्रॉब्लम था। इन दोनों केस में हमने उसको चेंज कंट्रोल से सपोर्ट करेंगे। एक चीज होती है चेंज इन डॉक्यूमेंट। आपने देखा कि वैलिडेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। आपने देखा हम इंस्ट्रूमेंट की ग्लास पर जो क्यूसी में यूज करते हैं या बड़े बड़े टैंक वेसल्स जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उनकी क्लीनिंग वैलिडेशन बाकायदा होती है, आपके पास डॉक्यूमेंट होता है। आपने देखा कि हमारी सोर्स चेंज हो गई है, अभी मार्केट में ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। जिस डिटर्जेंट से आप क्लीन कर रहे थे वो मेथड आपका वैलिडेटेड था,
अब वो शॉर्ट हो गया मार्केट से, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है ना, ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। तो उस केस में आपने कहा कि अब हम वैलिडेशन किसी और डिटर्जेंट से कर रहे हैं, किसी और केमिकल से कर रहे हैं, किसी और केमिकल से क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उस केस पे आप अपने मेथड को दोबारा वैलिडेशन करेंगे। तो जब आप दोबारा वैलिडेशन करेंगे या उस पहले वाले क्लीनिंग रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम आ रही थी, कंटामिनेशन जा रही थी, आपने चेक किया कि इस क्लीनिंग एजेंट की वजह से हमारे किसी और एंड से टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है या प्रोडक्शन के किसी और वेसल्स में ट्रेसेस आ रहे हैं, तो आपने क्लीनिंग एजेंट चेंज किया, तो उस केस पे भी आपका क्या हुआ, आपका स्टेबिलिटी के बाद डॉक्यूमेंट चेंज हुआ, तो उस केस पे भी आप अपने प्रोसेस को वैलिडेशन को चेंज करने के साथ सपोर्ट करेंगे चेंज कंट्रोल के डॉक्यूमेंट के साथ, उसमें जस्टिफिकेशन देंगे कि ये डिटर्जेंट अब अवेलेबल नहीं हुआ, हमने रीवैलिडेशन की अपने प्रोसेस की, क्लीनिंग वैलिडेशन को रीप्रोसेस किया, तो उस केस में हमने चेंज कंट्रोल्स के डॉक्यूमेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे। एक और चीज और एग्जांपल समझ लिया आप, जैसे रेगुलेटरी एक्शन होता है समटाइम्स आपको पता है कि आप बहुत से जितनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, आप फॉलो करते हैं ड्रैप को और जितनी सर्टिफिकेशन बॉडीज होती है, ISO हो गया, WHO हो गया, FDA CFR हो गए, ICH गाइडलाइन, इनको आप फॉलो करते हैं। लेकिन जिस कंट्री में, जिस प्रिमिसेस में आप खड़े होते हैं, उस कंट्री की ड्रैप को आप ज्यादा फोर्स करते हैं, सम टाइम फॉलो करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ड्रैप की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस आती है कि ये चीज फार्माकोपिन में यूं चेंज हो चुकी है, अब आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, तो आप इसको अपने एंड से इसको नी चीज को इंप्लीमेंट करवाएं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो सही है। यानी अपने डॉक्यूमेंट में चेंज लाए, फॉर एग्जांपल आप 4 टेस्ट कर रहे थे, 5वां टेस्ट 6वां टेस्ट आप नहीं कर रहे थे, तो उस चीज को भी ड्रैप आपको इंप्लीमेंट करवा रही कि ये टेस्ट भी आप लाजमी करें, तो इससे क्या होगा कि आपके ड्रैप की तरफ से एक्शन आया, तो आपने जब उस ड्रैप के एक्शन को इंप्लीमेंट करवाया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें चेंज होंगी, वो दोबारा कंट्रोल होंगी, दोबारा उसकी वैलिडेशन होगी, दोबारा उसकी मेथड वैलिडेशन होगी, तो उस केस को सपोर्ट करेंगे आप चेंज कंट्रोल के साथ। क्यों कि ऑडिटर आपसे पूछ सकता है ये 4 टेस्ट पहले क्यों नहीं हो रहे थे, अब क्यों हो रहे, और पहले आप नहीं भी हो रहे थे, आप मार्केट कर रहे थे, और आप करके मार्केट कर रहे, तो वजह क्या है, आप जस्टिफिकेशन देंगे कि पहले ये हमारी पास फैसिलिटी नहीं थी या सर्विसेज नहीं थी, अब हम इसकी बेस पे इसको हम अपने डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाए, अपनी टेस्टिंग का पार्ट बनाए, और हम इसको जस्टिफिकेशन देंगे थ्रू चेंज कंट्रोल। तो ये है चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट। इसी तरह बेतहाशा ऑपरेशन से जो फार्म इंडस्ट्री में आप यूज करते हैं, और उन इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन एक्शन। तो जब भी कोई, अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं कि आप फार्म आए सुबह से शाम तक सिर्फ HPLC चला रहे हैं, HPLC के आप चीते अकाउंट और एक्सपर्ट है, ठीक है, मैं आम अल्फाज यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन एक्शन की अवेयरनेस नहीं है, तो आप वीक हैं काफी हद तक अपने एरिया में। सिर्फ आप वो चीज काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस काम में प्रॉब्लम आके उसको जस्टिफाई करना, डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आना, कैसे करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट का एक्शन लेना है, इसकी अवेयरनेस आपको होना बहुत जरूरी है। उसी में से आज का हमारा एक फोकस था चेंज कंट्रोल, जिसको हमने डिस्कस किया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली चेंज कंट्रोल है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, और किन किन केस में आप चेंज कंट्रोल करते हैं। तो वो आज की वीडियो में होपफुली एक थोड़ा वास्ट कंसेप्ट आपको मिल गया होगा कि चेंज कंट्रोल बेसिकली है क्या। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, और आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। एंड ही कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू थे वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई भी क्यूरीज आप अपन नहीं पूछ सकते, लेकिन चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।